सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया और कहा कि गुज़श्ता साल जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना इस्लामाबाद में हुआ था, कुछ लोग उस धरने पर धावा बोलने के हामी थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ ने अपना रोल अदा किया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा कि मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाए। ये पहला मौका था चौधरी शुजात हुसैन साहब के बकौल के जब मदारिस के बच्चे तलबा एक तरफ और दूसरी जानिब पुलिस खड़ी थी, लेकिन किसी भी किस्म का कोई खून खराबा नहीं हुआ, किसी भी किस्म का कोई झगड़ा नहीं हुआ और मौलाना फजलुर रहमान के एक धरने के अंदर गिलास तक नहीं टूटा। दोनों जानिब से अफ़ाम व तफ़हीम था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी हिम्मत का मुज़ाहिरा किया और ये तमाम तर मामला ख़त्म हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक धरना दिया जिसको वो कहते रहे, अपोजिशन जमातों ने भरपूर सपोर्ट भी किया, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अचकज़ई साहब उनके साथ मौजूद थे, अवामी नेशनल पार्टी थी और ये कहा गया कि उनका आइनी हक है और वो हक अपना पूरा भी कर रहे थे। लेकिन इस धरने पर धावा बोलने की अगर कोई बात है तो उससे न सिर्फ सियासी जमातों का और न सिर्फ जो सियासी निज़ाम एक चल रहा है उसके सबूताज होने का भी ख़तरा पैदा हो सकता था अगर ये मामला होता है। आज हम बात करेंगे कि क्या सियासी जमातों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, हुकूमत के अंदर कोई ऐसे लोग हैं या कोई और ताकतें हैं जो इस तरह के मामलात या प्लान कर रही थीं कि एक सियासी जमातों के कारकुनान पर धावा बोला जाए। हम आज बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात होगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून क्योंकि एक सबसे बड़ी जमात अपोजिशन के इस वक्त कौमी असम्बली में भी है और पंजाब में भी सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, तो हम चौधरी जाफ़र इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। उनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। मामला ये है कि 2014 का धरना था जब आपकी हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने वो धरना दिया, वो खैर खासा तवील एक धरना था और उस धरने का फिर जो इख्तिताम हुआ, फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो बाकायदा कोई धरना या उस किस्म की तहरीक तो आपने नहीं चलाई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड कर रहे थे, आप लोगों की सपोर्ट थी उनके साथ और वो धरना हुआ। धरने का बहरहाल वो इख्तिताम भी हुआ, सियासी मामलात है। लेकिन ये धरने, ये इस किस्म की चीज़ें, इसमें इस तरह का धावा बोल देना, खून खराबे के मामलात कर देना, ये सियासी निज़ाम नहीं आप समझते कि उसको सबूताज करने की कोशिश है? और ऐसे लोग क्या सियासी जमातों में भी हैं जो इस तरह के चाह रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब, आपने बहुत मुस्बत और बड़ा सादा सा सवाल किया है और इसका जवाब भी उतना ही सादा है। अगर बात करें जमहूर की, तर्ज़ हुकूमत की, हुक्मरानी की, तो जो मुरवजा निज़ाम हमारे मुल्क में है वो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और इसको मुंतखब करने का हक़ अवाम के पास है और अवाम ही से एतमाद लेकर लोग असम्बलियों और ऐवानों तक पहुँचते हैं। अगर दूसरा रुख इसका देखा जाए तो यकीनन एक तरफ वो लोग जो अपने आप को अवाम में पेश करते हैं और अवाम से मैंडेट लेके अवाम की राय से हुकूमत बनाते हैं, और दूसरा रवैया वो होगा जो गैर जमहूरी होगा, जिसको पार्लिमानी निज़ाम अच्छा नहीं लगता, जिनको ये तर्ज़ हुकूमत अच्छा नहीं लगता, जो जमहूर की अवाम की हुक्मरानी को नहीं मानते, वो किसी न किसी तरह किसी सियासी जमात के अंदर बैठे हुए भी किसी के मोहरे हो सकते हैं और वो आज खुद कोई दूसरी ऐसी ताकत भी हो सकती है जो पॉलिटिकल फोर्स तो ना हो लेकिन वो काम करती हो। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी लॉबीज़ हैं, बहुत सारी कुव्वतें और ताकतें हैं जो अपने अपने अंदाज में काम करती हैं। आपने 2014 के धरने की बात की, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब की अगर कौमी असम्बली की तकरीर जो वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उन्होंने की, उसको देखें तो उसमें सियासी मुफाहमत आपको बड़ी खुल के नज़र आती है कि बलूचिस्तान के अंदर अपनी अक्सरियत होते हुए भी डॉक्टर मालिक साहब को वहाँ हुकूमत बनाने का कहना और वहाँ की गवर्नरशिप के लिए भी
अपनी एक दूसरी जमात जो है बलूचिस्तान से अचकजई साहब की, उनको दावत देना। इसी तरह KPK के अंदर हुकूमत बन सकती थी इत्तेहादियों को साथ मिला के, लेकिन गो के 51% नहीं, लेकिन सबसे बड़ी जो वोटों के लिहाज से पार्टी थी वो PTI थी, और उनको दावत भी दी गई और 5 साल तक सूबाई हुकूमत के मामलात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहे। ये एक ज़रूरत है, और इसी के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और मियाँ नवाज शरीफ ने मिल के जो मिसाक़े जमहूरियत किया वो भी यही था कि एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें। शुजात साहब आज किस मौके कर रहे हैं? वो इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के। आज अकेले शुजात साहब नहीं, अगर आप कौमी असम्बली के रुकन आमिर लियाकत साहब की गुफ्तगू सुने तो वो अपने कैबिनेट मेंबर के बारे में क्या कहते हैं। इसी तरह मुल्तान से आज एक रुकन कौमी असम्बली गुफ्तगू कर रहे थे, आप उनकी सुन लें। कुछ दिन पहले सनाउल्लाह मस्ती खेल कौमी असम्बली के अंदर वज़ीरों को इख्तियारात देने की बात कर रहे थे। तो बहुत सारी, इसी तरह कराची के अंदर PTI लोड शेडिंग यानी वफाकी हुकूमत का जो मैंडेट है और काम है उसके ख़िलाफ़ आपको एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है। राजा रियाज साहब क्या कहते हैं, कोई उनकी सुने तो उनका बड़ा सादा सा मुतालबा है कि गैर मुंतखब लोगों की पार्टी के अंदर इस वक्त जो है वो ज़्यादा चलती है और उनकी राय मानी जाती है, जबकि मुंतखब अवाम के नुमाइंदे जिनकी वजह से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं उनकी सुनी नहीं जाती। तो ये बुनियादी तौर पे दो ऐसी सोचें, दो ऐसी आपके सामने राय हैं। एक ये कि जो लोग जमहूरी इक़्तिदार पे यकीन रखते हैं, और दूसरे वो जो किसी भी तरह ऐवानों तक पहुंचना चाहते हैं। शुजात साहब ये जो बात आज कह रहे हैं, अगर उस वक्त उन्होंने ये किरदार अदा किया तो भला किया, लेकिन आज वो क्यों कह रहे हैं? क्या वो इस डूबती कश्ती से छलांग लगाने वाले तो नहीं? क्या वो वक्त तो नहीं आ गया जिस तरह बहुत सारे दानिशवर आज तौबा कर रहे हैं कि हमने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, कोई किसी अंदाज में, कोई किसी अंदाज में, कोई कहता है कि जी लोग मुझे कहते हैं आप सर, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे इत्तेहादी उसी तरह से हमारे साथ हैं जैसे पहले थे। वो कह रहे हैं आप अपनी सफ़ों में लोग देखें, वो तो आप पर इल्ज़ाम होते हैं। मैं इस पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन भी किया है डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ है। सहर कामरान साहिबा भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपसे, अच्छा रमेश कुमार साहब से भी हम बात करते हैं। सहर कामरान साहिबा, ये हक होता है किसी का भी कि वो धरने दे, सियासी जमातें देती हैं, ट्रेन मार्च, लॉन्ग मार्च, आपकी जमातें माजी में भी देती रही, तमाम तरह ये सियासी प्रोसेस है। लेकिन मसला ये है कि ये जो धरना था इसमें पहले भी ये इल्ज़ाम लगता रहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे कर लिया है और सियासी जमातें उस तरह सपोर्ट नहीं किया, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग। तो ये जब धरना ख़त्म हुआ है तो नुकसान मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो शायद किसी सूरत में हुआ हो, आप लोगों की सियासी जमातों को नहीं हुआ। तो ये आप समझते हैं कि ये जो धरने का हल, धरने का तमाम ख़त्म करने का जो सेहरा चौधरी शुजात हुसैन साहब ले रहे हैं कि उनकी जमात ने करवाया और अफ़ाम तफ़हीम से हो गया, ये बेहतर ये उनकी बात है या कोई आधी बात कर रहे हैं वो? सहर कामरान साहिबा जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि आज जो बात चौधरी शुजात साहब ने की है, मैं कहूँगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी जवाब आ जाए तो इससे गुफ्तगू करना जरा बेहतर लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी, अच्छा मैं आपको कता कलामी की माफ़ी यहाँ पर सहर कामरान साहब, अभी हाफिज हुसैन अहमद साहब का जो है वो रद्द अमल आ भी गया है। वो अभी क्यों आया, मैं आपको भी अपने नाज़रीन को भी पढ़ के बता दूं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब आधी बात करके हमें लब कुशाई पर मजबूर न करें, ये कहना है हाफिज हुसैन अहमद साहब का। JUI से मुज़ाकरात की जो अमानत चौधरी बरादरान के पास है वो इससे कौम को आगाह करें। उन्होंने एक और बताया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब सच का एक हिस्सा बता रहे हैं, वो आधी बात करने के बजाय पूरा सच बताएं। हमारी अमानत की क्या पोजीशन है चौधरी बरादरान बताएं, क्योंकि अपनी अमानतें खतरे में उनको नजर आ रही हैं। चौधरी बरादरान को हमारे पास भेजने वाले कोई और थे, क्योंकि हुकूमती कमेटी परवेज़ खटक की सरपरस्ती में बनाई गई थी। चौधरी बरादरान से मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन के रहनुमा जो पहले ही नीम दिली से, यानी कि आप बात आपके हवाले से कि नीम दिली से हमारे साथ थे, उनके मजीद उन्होंने फासला वो कर लिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च के मुज़ाकरात के हवाले से जो अमानत चौधरी बरादरान के पास है वो इससे कौम को आगाह करें। असल बात यह है कि इमरान खान का रिमोट कंट्रोल चौधरी बरादरान नहीं बल्कि कोई और हैं।
हाफिज हुसैन अहमद साहब का रद्द-ए-अमल आया, इसलिए मैं आप चाहूँगा अब बात कीजिएगा। जी शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। बात यह है कि मैं जो बात कह रही थी तो वही बात आ गई ना सामने। मैं यही कह रही थी कि बात पूरी खुल के सामने आने दें दोनों तरफ से। दोनों अभी भी बात अधूरी बात की हो रही है, तो जो बात पूरी होने दें, और बात पूरी होने में कोई इतना बड़ा इब्हाम भी नहीं है। देखिए, आज जिस चीज को हम पहले दिन से कहते थे कि ये जो टोट बटोट की दुनिया है, ये जो टोट बटोट का खानदान है, ये सिलेक्टेड है, ये इनकी अपनी कोई ना इनकी साख है ना इनकी अपनी बैंक है, इनको लाके खड़ा किया गया है। आज जब ऐसा वक्त आ गया कि इनकी कारकर्दगी के नतीजे में, इनकी नाकिस कारकर्दगी के नतीजे में, इनकी इनकॉम्पिटेंस के नतीजे में, इनकी गलत इंटेंशंस के नतीजे में, इनकी एरोगेंस के नतीजे में आज पाकिस्तान का हर पिलर, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन तबाही के दहाने पे है। आप चाहे आज मईशत की बात कर लें, आप खारजा पॉलिसी की बात कर लें, आप जो है गवर्नेंस की बात कर लें, आप बेरोजगारी की बात कर लें, आप गुर्बत की बात कर लें, तो हल करने की तरफ कोई नहीं देखते कि कोई उम्मीद की किरण भी नहीं है। जिस तरह से इन्होंने जो है PIA को नुकसान पहुंचाया, जिस तरीके से ट्रेन के हादसा बढ़े, जिस तरीके से आवाम की जो है मुश्किलों में इजाफा हुआ, महंगाई बढ़ी, ये तमाम चीजें आज जो है इनके साथ जो लोग खड़े हैं भूल कर रही है कि वो हकाइक को बयान करें और इनडायरेक्टली मैसेजेस दें। ये इनडायरेक्ट मैसेजेस बड़े अहम हैं, इनको आप नजरअंदाज ना करें। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एक इमारत खड़ी की गई थी जिसकी कोई बुनियादें नहीं थी, जो बुर पड़ी थी, वो आज गिर रही है और उसके साथ खड़े किए हुए फटे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका बोझ अब हम नहीं उठा सकते। इसकी कोई बुनियाद नहीं थी, इसकी फाउंडेशन नहीं थी, ये रेजा हो रही है और अपने ही वजन से रेजा हो रही है, अपनी ही खराब करके से रेजा हो रही है। ये जो भी आधी बातें हैं कि आप देखिएगा कि अगले चंद दिनों में आएंगी और ये सारी बातें इनके अपने अंदर से आ रही हैं। आज इनके इत्तेहादी बात कर रहे हैं, उसके जवाब आ रहे हैं। अभी जब खुलकर बातें आएंगी तो आपको फिर हमारे जो खदशात थे, फिर हम एक बात कहते थे सिलेक्टेड, आप उस सिलेक्टेड के महफूम को समझिए और उसके असरात और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेज है जिसको आज पूरी कौम भुगत रही है, उसको देखिए। चल सही हो गया। मैं आप कुछ धरने के हवाले से जो आज हाफिज हुसैन अहमद साहब का रद्द-ए-अमल है, मैं चौसफ से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये बात भी की गई हाफिज हुसैन अहमद साहब का, जब ये बयान आया उन्होंने कहा कि कोई और के कहने पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए, क्योंकि वो तो हुकूमती कमेटी में नहीं थी, वो तो परवेज़ खटक साहब हेड कर रहे थे, उनमें लोग भी मौजूद थे। तो क्या ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मज़ाकरात करके उनके धरने का अख्ताम करवाने वाली हुकूमत नहीं थी, हुकूमती कमेटी नहीं थी, कोई और भेज रहा था, किसी और जगह से ये सारे मामलात हो रहे थे, तो हुकूमत की रिट कहाँ थी? शुक्रिया मुदस्सर, मैंने आपका भी सुना, हाफिज हुसैन अहमद का भी सुना और मेरे भाई चौधरी साहब का भी सुना, जाफर का और सैर का भी। सिंपल में बात यह है कि चौधरी शुजात एक सियासत के अंदर एक माने हुए सियासतदान है, उसका एक वेट जरूर है और वो जब भी मुल्क के अंदर ऐसा कोई डेमोक्रेटिक मसला आता है और कभी भी मुल्क के ऊपर कोई ऐसा इशू आता है तो वो अपना रोल जरूर, अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू है वो क्या जरूर करते हैं। मगर ऐसी कोई कमेंटमेंट अगर होती तो वो सामने आ जाती, ऐसी कोई कमेंटमेंट नहीं थी। मैं समझता हूँ चौधरी शुजात मौलाना साहब को एक फेस सेविंग देने के लिए आए थे, क्योंकि वो थक गए थे, वहां पे लोग बैठने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरा ये कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी, PMLN और पीपुल्स पार्टी, दोनों ने जो है वो उसे हाथ निकाल दिया था कि हम असेंबल के तौर पर आपके पास शाम को जरूर हमारी लीडरशिप आएगी, मगर कोई मुल्तान से, लाहौर से या सिंध से कोई लोग जो है उनके साथ धरने में जो एक अमेंडमेंट हुई थी वो नहीं आए, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने ये समझा कि जब इलेक्शन हुई तभी मौलाना फजल रहमान खुद असेंबली से बाहर था और हमें ये मशवरा दिया कि आप असेंबली में नहीं जाएं, मगर उन्होंने जरूरी समझा क्योंकि उनको पता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऐसे ही चलेगा और एक पार्टी की एक सूबे के अंदर हुकूमत भी है और एक पार्टी की जो है वो मेजॉरिटी भी है एक सूबे के अंदर, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम असेंबली के अंदर बैठेंगे और असेंबली एक डेमोक्रेटिक वे से हम उसको जहां पे भी होगा वहां पे चैलेंज करते जाएंगे।
आप जो भी PMLN और पीपुल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, आज भी उनको सुने, वो बात जरूर करते हैं मगर वो हमेशा डेमोक्रेसी को बात करते हैं। धरनों की सियासत के हवाले से जब PTI का धरना नून लीग के टाइम पे लगा था तो उस वक्त PMLN, PPP, मौलाना फजल रहमान तीनों ने मुखालफत की थी। मगर आज मौलाना इस वजह से खुद इन चीजों में पड़ गया है क्योंकि मौलाना असेंबली से बाहर है, तो इनकी ख्वाहिश के ऊपर नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी, स्टेट बैंक की पॉलिसी, स्पेशली एहसास प्रोग्राम गरीबों के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हमें पता है और ये चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। और खुदा भी जब लीडरशिप ईमानदार होती है तो उधर बरकत जरूर डालता है। आप देखें कि कोविड के अंदर सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मगर कोविड के अंदर जो डिक्लाइन आ रहा है इस्तेमाल लॉकडाउन से, ये भी ठीक है, एक अच्छी स्टडी है, दूसरा खुदा की रहमत भी है। तो आप पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव लें। हाँ, नेगेटिव जहाँ पे इंसान है गलतियां जरूर करता है, हर बंदा कोई बहुत ज्यादा हो, आपकी सीनियर कोई भी लीडरशिप, कोई सीनियर बंदा अच्छी एडवाइस दे। डॉक्टर साहब ये तो बात वो की जा रही है कि आपकी हुकूमत के होते हुए तो जितना मुआशी तौर पर अपोजिशन कहती है नुकसान हुआ है, वो तो माजी के पिछले 10 सालों में भी ये सूरत हाल नहीं रही है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं। मैं हाफिज हुसैन अहमद साहब ने ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब मैं इस पे बात, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जमीयत उलमा इस्लाम। सर मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, मैं सवाल जी। देखिए बात यह कि जब भी किसी इदारे का आप रिफॉर्म करेंगे, इकोनॉमी का रिफॉर्म हो, PIA रिफॉर्म हो, ट्रेन रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, तो आपको उस इदारे के अंदर फिलहाल जो माफिया इतने अरसे से काबज होती है उधर जरूर 5 महीना, 6 महीना, 12 महीना ब्रेक लगता है, उसका डिक्लाइन आता है। डिक्लाइन के बाद जैसे वो रिफॉर्म हो जाता है तो वो इंक्लाइन आ जाता है। ये थ्योरी है, ये बिजनेस एथिक्स है। तो इस बिजनेस एथिक्स को आज के सर ये माफियाज के हवाले से हम बात करते हैं। ये माफियाज का बहुत ज्यादा कुछ जिक्र हो रहा है आजकल दिनों में। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप साहब आपके वक्त का। सर या आपने अभी कुछ ही देर पहले मैं बयान आपका भी पढ़ रहा था, हमने अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया। ये सर आधा सच कह रहे हैं कि चौधरी साहब बता रहे हैं, तो सर ये पूरा सच क्या है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम ने दीगर अपोजिशन जमातों के मुशावरत से जो आज़ादी मार्च के हवाले से फैसला किया था, ये एक तवील दास्तान है, कौम के सामने है। और उस वक़्त हुकूमत की जानिब से जनाब परवेज़ खटक साहब और जनाब स्पीकर साहब वगैरह को मुंतखब किया गया था मुज़ाकरात के लिए, लेकिन वो मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकी। उसके बाद कुछ दीगर क़ुव्वतों ने जनाब चौधरी शुजात साहब जो हमारे बड़े मेहरबान हैं और परवेज़ इलाही साहब इनको से कहा और वो हमारे पास आए और उस हवाले से बात हुई और कुछ बातें तय की गई हैं, जिसके बारे में जनाब परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात ने बारहा प्रेस के सामने भी ये बात की है कि ये एक अमानत है और हमने जो बातें तय की है उसके हवाले से बातें तय करने के बाद ही मौलाना फजल रहमान साहब ने वापसी का फैसला किया और ये तमाम मामला तय हुए और ये अमानत हम मुनासिब वक्त पे बात करेंगे। अब उनका जो एक इंटरव्यू आया है सामने, उसमें उन्होंने कहा कि हमने मौलाना फजल रहमान और आज़ादी मार्च को तशद्दुद से बचाने की कोशिश की थी और जनाब इमरान खान से बात की थी। तो मुझसे कुछ साफियों ने रब्ता किया और उन्होंने कहा, मैंने कहा जी ये तो सच का एक हिस्सा है अगर उन्होंने ये काम किया था, लेकिन बात ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम है वो अलग बनाई थी और ये मुज़ाकराती टीम जो है किसी और तरफ से हमारे पास तशरीफ लाए थे, क्योंकि अगर वो मुज़ाकराती टीम इनकी होती तो उनके साथ ही इनके ऐलान होता। तो हमने कहा कि जो उन्होंने कहा हमारा मतलब आपका ये सवाल है किसी भी तरह का मजाक। जी हाफ़िज़ साहब, मेरा सवाल ये है कि आपके तो किसी भी तरह से मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं है। जी जी देखिए, आपका सवाल जो है वो यही सवाल उन्होंने मुझे किया, तो हमने कहा कि हम उस वक्त तक, क्योंकि हम इस पाकिस्तान में तमाम लोगों का, चाहे वो पोजीशन में, हुकूमत में, सियासत में है,
या दीगर इदारे सबका एहतराम करते हैं। और जब ये बात तय की थी हमारी जमात और उन्होंने कि हमने इस बात को सामने नहीं लाना है बल्कि वो खुद मुनासिब वक्त पे लाएंगे। अब जब उन्होंने आधी बात की और जब हमसे पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे कि हम जमात से रुजू करेंगे, और अगर वो बात कहे तो हम यकीनन ये बात कहेंगे कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब को माजी में भी जिस तरह इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के हवाले से जिन्होंने उनको भेजा था मुज़ाकरात के लिए, जनाब अकबर मुफ्ती साहब के हवाले से भी उनसे जो मुज़ाकरात के लिए उनको मुशाद हुसैन को भेजा गया था, यानी इसी तरह ये लोग आए थे और इन्होंने बात की थी। तो इस पूरी कौम के सामने ये बात आई भी है, लेकिन अगर एक तरफ एक बात की जाए और उसके बाद जाहिर है जो आपका सवाल है वो तमाम तर हमारे मीडिया के लोग आज सारा दिन राब्ता करके हमसे यही सवाल पूछते रहे कि जनाब सिर्फ ये बात थी कि आपकी जान बचाने के लिए वो गए थे या आपके मुज़ाकरात में कुछ और तय हुआ था। तो मैंने कहा ये जान बचाने वाली बात अमानत नहीं कहलाती, और अमानत वो है जिसका उन्होंने इतराफ़ किया है। तो ज़्यादा बेहतर है कि जनाब चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब खुद इस बात को आगे बढ़ाएं और खुद इस बात से कौम को आगाह करें तो ज़्यादा मुनासिब है, वरना फिर हम अपनी जमात से इजाज़त लेकर मजबूर हैं कि हम खुद लबकुशाई करें। सही, तो फिर अमानतों के हवाले से फिर आपकी जमात क्या बताएगी अब अगले आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ बात की। इस वक्त वज़ीर आज़म वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से खुद आप चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं तो क्या कुछ बेहतरी आएगी। डॉक्टर उमेश कुमार, चौधरी जाफर इकबाल और सहर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अब बात हो रही है इस वक्त मुसलसल वज़रा की तब्दीलियों के हवाले से, लेकिन ब्रेक से पहले डॉक्टर उमेश कुमार साहब बात कर रहे थे कि इदारों के अंदर और इस मुल्क में माफियाज का बड़ा एक जोर है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, ये माफियाज का बहुत जिक्र हो रहा है पिछले चंद महीनों से कि माफियाज ने ये कर दिया, माफियाज कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, बाकायदा को सिस्टम को चलने नहीं दे रहे हैं। या आपके दौर में भी इसी तरह से माफियाज आपकी हुकूमतों के लिए, वजारतों के लिए मुश्किलात पैदा करते थे, कैसे कंट्रोल फिर किया जाए इनको? जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। रमेश साहब गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात साहब का जिक्र कर रहे थे कि जब भी कोई मुश्किल वक़्त आया या कहीं सियासी मुज़ाकरात और राब्तों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। तो ज़रा तारीख़ के तालिब इल्म होने के नाते से सब ये बात कर रहे थे। जी तारीख़ के जी बिल्कुल यही बात कर रहे थे, लेकिन इसमें एक बड़ी वाज़ेह बात है और उस पर डॉक्टर साहब भी इस बात पे इत्तफाक करेंगे, आप भी करेंगे। हाफ़ साहब ने भी कहा कि वो इस दफ़ा भी जब धरने में आए तो वो हुकूमती नुमाइंदे नहीं थे, इसका मतलब है किसी और कुव्वत के थे। अपोजिशन और हुकूमत ये हैं इस जमहूर का और पार्लिमान का हिस्सा। तो शुजात साहब हमेशा किसी और के नुमाइंदे रहे। उनका जी जब भी कोई सियासत में मुश्किल वक्त आया तो बिल्कुल मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को चुना, और अभी भी परवेज़ इलाही साहब अगले दिन कह रहे थे कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के और जनरल बाजवा साहब के बड़े मशकूर हैं कि सियासत के अंदर ये जो मुकाम पाए और जहाँ तक पहुँचे। और अभी जो गुफ्तगू लाल मस्जिद की बात करें तब भी ये हुआ, भुट्टी साहब से मुज़ाकरात की बात करें तब भी ये हुआ। और कितनी कामयाबी हुई शुजात साहब को। जाहिर बात है वो अपनी सोच लेकर नहीं आते, किसी का पैगाम लेकर आते हैं तो पैगाम भेजने वाला अपनी मर्जी करता है। डॉक्टर साहब से आपने जब ये सवाल पूछा तो वो बाद में जब क़यादत अच्छी हो, नेक हो, भाई 15 रुपए की रोटी मिल रही है डॉक्टर साहब पेशावर में, वहाँ तो बिल्कुल ही 100% नेक क़यादत है और पिछले 7-8 साल से है। आप ज़रा बलूचिस्तान में आटे के थैले का पता करें, पंजाब के किसी गांव में गंदम आप एक मन जो है आपको 2200 रुपये में मिलेगी, सरकारी रेट 1300-1350 रुपये है। वो कहाँ गई गंदम जो आपने इकट्ठी की थी? वो जो आपके नेक और पारसा लोग हैं जिन्होंने ये अभी 3 माह पहले गंदम समेटी और जिनके ये ज़िम्मे है कि वो उसकी तरसील मुनासिब बनाएं, आज वो कहाँ पर हैं? कौन सी नेक नामी की आप बात करते हैं? आप अपनी नालायकी और नाअहली को
और अपनी इनकम्पिटेंस को ये कह के जब क़यादत नेक हो, अच्छा आप कहते हैं जी माफियाज से आपका, माफिया आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। आमिर लियाकत साहब किसके मेंबर नेशनल असम्बली हैं? आज वो बैठे हुए इनको उमर अयूब साहब को किन अल्फाज में खिराज तहसीन पेश कर रहे थे, वो सुना आपने? वो किस माफिया की बात कर रहे थे? आप आमिर लियाकत साहब को माफिया कहेंगे या उमर अयूब साहब को माफिया कहेंगे? एक ही पार्टी के एक दूसरे को जो कुछ कह रहे हैं। इसी तरह इनका कहना यह है, बकौल डॉक्टर रमेश साहब के, इनका तजर्बा बहुत वसी है, नून लीग की हुकूमत के साथ भी काम किया, उससे पहले जब MNA थे तो इन्हें बेहतर पता होगा किसके साथ थे, आज PTI के साथ हैं। ये ज़्यादा फहमो फरासत के ज़रिए इन चीज़ों को बता सकते हैं कि किस किस माफिया से किस किस हुकूमत को कब कब पाला पड़ा और कैसे उन्होंने छुटकारा हासिल किया। लेकिन हमारे 5 साल में ख्वाजा साद रफीक साहब ने रेलवे को बेहतर किया, हमें तो कहीं कोई एहतजाज नज़र नहीं आया, किसी ड्राइवर का लाइसेंस गलत नहीं निकला, किसी मैकेनिक का सर्टिफिकेट गलत नहीं निकला, रेलवे इंजन भी बहाल हुए, रेलवे ट्रैक भी बहाल हुआ, रेलवे मुनाफे की तरफ चला, नई ट्रेनें चली। ये तो बिल्कुल आज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इसी तरह पानी बिजली में हमने 12,000 मेगावाट ऐड किया। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से फिर बात कर लेते हैं। मुदस्सर साहब एक मिनट मुझे दो जुमले कह लेने दें। 12,000 मेगावाट आप भी उससे इस्तेफादा करते हैं। LNG मुल्क के अंदर आया, CNG स्टेशन पे गैस की लाइनें खत्म हुई, हमें तो किसी माफिया ने नहीं रोका। हमने मोटरवेज बनाए, डॉक्टर साहब भी सफर करते होंगे इस्लामाबाद से सखर जाते हुए, 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। कोई माफिया कहीं नहीं आया, ना सरगोदा में, ना फैसलाबाद में, ना मुल्तान में, ना सखर में। हमने इस मुल्क के अंदर तरक्याती बजट को 325 अरब से 1100 अरब तक पहुंचाया, हमें तो किसी माफिया ने नहीं रोका। हमने तो पंजाब के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर इनकलाब लेके आए, स्कूलों के अंदर इनकलाब लेके आए, सारी चीजें IT बेस्ड की, हमें तो किसी माफिया ने नहीं रोका। इनकलाबी इकदाम है, उसके हवाले से अब जान लेते हैं ना कि कौन से माफियाज हैं डॉक्टर साहब के जो आपको रोक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं, क्या वजह है? कौन से माफियाज हैं और इनको कब पकड़ा नहीं जा रहा? मुदस्सर जी, जाफर भाई मेरे दोस्त हैं, हमने इकट्ठा 5 साल वक्त गुजारा, इस वजह से वो पुरानी बातें और वो ज़रूर याद करते हैं। सिंपल में उसमें कोई शक नहीं है, हर हुकूमत, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। और किस टाइम पे, नून लीग टाइम पे डेवलपमेंट का बिल्कुल था, मोटरवे के हवाले से जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री थी उसने काम अपने तौर पे किया, रेलवे में काम हुआ। मेन चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनली जो इमेज है इस वक्त, जो मुल्क की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जिस तरीके से वो बिल्ट हो रहा है, जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर हुई, जिस तरीके से कश्मीर के इशू को हाईलाइट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें किस गवर्नमेंट की पॉजिटिव होती है, कुछ न। मुदस्सर बाद अभी देखें, अब आप अपनी बात की ना 10 मिनट पूरा, मैं आपको बिल्कुल, आप 2 मिनट मेरी अब बात मैं वैसे लुत्फ़ दे दूं अगर आपकी इजाजत हो डॉक्टर साहब। इंटरनेशनल इमेज में हमारे पास एक सबसे बड़ा एक चीज कश्मीर है। देखिए हम कहाँ खड़े हैं, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। जी, बात मुकम्मल कीजिएगा डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो बिजनेस जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो माजी से इतनी स्ट्रांग रही है। हमारे पास तो 5 साल पूरा फॉरेन मिनिस्टर ही था, तो इन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी गल में, अगर रेलवे के अंदर साद रफीक ने काम किया, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से काम किया। अगर मोटरवे बने, मैं मानता हूं कि मोटरवे बने, मगर साथ में हमने ये भी देखा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के गए 1 बिलियन के 1-2 बिलियन के सिर्फ पिंडी के अंदर पूरी बिल्डिंगें बन गई। उससे किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, आपकी ये 2 बिलियन की कैसे ये बिल्डिंग बन गई, आपने पैसा कहाँ से लाया। ये चीज़ें जो चेक एंड बैलेंस का था, इस हुकूमत के अंदर नहीं करप्शन करेंगे, नहीं करप्शन करने देंगे। इस हुकूमत का पहला मैंडेट ये है। और हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है। उस वक्त पॉलिसी ये थी कि पहिए को तेज चलाना है, पैसे लेने हैं और आपको बिजनेस से रेवेन्यू का, इसका ये इस वक्त ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करना है। हमें अपने मुल्क के अंदर अपने
पाँव पे ऊपर खड़ा करना है। हर थ्योरी अपनी होती है। इसाक डार की अपनी थ्योरी थी, वो भी एक अच्छी फाइनेंस थी, ये एक अच्छी फाइनेंस है। दोनों में से कौन सी कामयाब होती है वो वक्त बताएगा कि आया पया चलते हुए उसमें करप्शन का प्रपोज हो, मगर पहिया चलते हुए और आपकी रौनकें हो और आप उसमें आप रेवेन्यू कलेक्ट करें, या आप अपनी करप्शन को पूरा रोकें और रिफॉर्म करके आप आगे बढ़े, आप अपने इंपोर्ट को कम करें। मैं सहर कामरान साहिबा को भी 400-500 अरब रुपए हमें सिर्फ इंपोर्ट से कम मिल रहे हैं, हमारा कम कलेक्ट हो रहा है। तो ये हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है। कामरान साहब, करप्शन से पाक गवर्नमेंट जवाबदार कौन होता है? करप्शन को रोकने के लिए पार्टी का हेड होता है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, सहर कामरान साहब, करप्शन से पाक गवर्नमेंट है, वो इसलिए उस तरह से उसका रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है कि जिस तरह से पहले तेज पहिया किया गया तरक्की का, साथ में करप्शन का भी डॉक्टर साहब कहते हैं, तो इसके आहिस्ता आहिस्ता तो असरात होंगे। आप क्यों इतना वो कह रही हैं कि सब कुछ खराब और तबाह किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? सहर कामरान साहब, बात ये है मुदस्सिर साहब, मैंने बड़े तहम्मुल के साथ सबकी बातें सुनी है। मुझे उम्मीद है आप मुझे बात मुकम्मल करने का मौका देंगे। पहले तो बहुत मुख्तसर साहब को ये जवाब दे दूं कि डॉक्टर साहब, आपने जो ये बोला कि जी आप जमहूरी तौर पर आए थे इसलिए सियासी पार्टियां जो है वो नहीं धरने में शामिल हुई। पहली बात ये है कि हमने कहीं पे ये कोशिश नहीं की कि वो जमहूरियत जिसके लिए हमने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं उसके तसलसल में कोई रखना पड़े। इसी वजह से हमने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आप तक पैगाम पहुंचाए कि आप जिस तरीके से पाकिस्तान को डील कर रहे हैं इसके बड़े डिजास्टर नताइज हैं, और हमने इसलिए धरने का हिस्सा ना बने ताकि आपकी तरह हम ये ना कहें कि पाकिस्तान की इमलाक पे हमला करो, ताकि हम ये ना कहें कि आप हुंडी से पैसा भेजो, ताकि हम ये ना कहें कि आप यूटिलिटी बिल जला दो, ताकि हम मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी ना लाएं। ये मुल्क हमारा है, हमें इससे बहुत मोहब्बत है। आपने गाड़ी का पहिया आहिस्ता नहीं, आपने गाड़ी क्रैश कर दी है। बात यह है कि आप ही अपनी कारकर्दगी को अच्छा, आप कहते हैं करप्शन से पास, बीआरटी का मंसूबा आपके करप्शन, आपकी इनकॉम्पिटेंस, आपकी नाअहली का एक जो है गंदा आइकॉन है। उसको देखिए, आप मालम जब्बा का करप्शन देखिए, आप फॉरेन फंडिंग का करप्शन देखें, अभी जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसको जरा पढ़ें। आप ये देखें कि आप इनकॉम्पिटेंस ने आज पाकिस्तान को कितना तन्हा, कितना अकेला कर दिया है। आप खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, आपने खारजा पॉलिसी देखी भी है? यानी आपने कश्मीर के ऊपर, आपकी शहर के ऊपर हमला हो गया और आपका रिस्पॉन्स क्या था कि आधा घंटा जुमे वाले दिन वजीर आजम साहब अपनी रौनक और सरौनियत की वजह से अकेला खड़े होंगे, वो कौमी यकजहती नहीं पैदा कर सके, वो किसी को साथ नहीं जा सके। उन्होंने पाकिस्तान की आवाज को दबाया, कमजोर किया और पाकिस्तान को इतना कमजोर किया कि भारत को जो है उसका तसल्लुत बरकरार करके अपनी जारी रखने का मौका मिला। आपके साथ खारजा पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छी है, आपने सीपैक को नुकसान पहुंचाया। आपके कहते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, आपके जिन आपके जो है वो खलीजी ममालिक ने आपसे जो है ताउन किया, आपने उनके साथ क्या किया। आपकी खारजा पॉलिसी ये है कि आपको पता ही नहीं है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात थी। आपके वजीर आजम साहब तो बेसिक प्रोटोकॉल सीख रहे हैं, उनको तो अभी जर्मनी और जापान की सरहदें नहीं पता, वो क्या फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। देखिए, आप कहें जाके कि यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर की बात का ख्याल आया कि आप उम्मत से मुस्लिमा के खलीफा बनेंगे। आपने पता नहीं जो है वो अपनी तकरीर के ऊपर आपने सोचा कि आप जो है पता नहीं दुनिया पता कर लें। आपने पाकिस्तान को कितना तनहा कर दिया, इस बात को आप सोचिए। आज आप ये देखें कि आपकी इनकॉम्पिटेंस पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी के मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम इस पर कंटिन्यू करते हैं सहर कामरान साहब ब्रेक के बाद, कि ये अब कोई हल भी है इस चीज़ का, या सिर्फ और सिर्फ 5 साल की मुद्दत पूरी की जाए, या कोई तहरीक होकर ये हुकूमत ख़त्म हो सकती है? हम ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे, महदूद वक्त है, हमारे साथ रहिएगा जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सहर कामरान साहब, आप बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है साथ में कि मुल्क को अगर ये हुकूमत आपके बकौल तबाही की दहाने ला खड़ी की है तो हल क्या है फिर? देखिए बात ये है कि मैं बात मुकम्मल करूँ, आपकी बात का जब भी जवाब दूंगी।
कि ये बात की थी अभी डॉक्टर रमेश कुमार ने एहसास प्रोग्राम की, यानी एहसास प्रोग्राम उन लोगों के लिए होता है जिनको एहसास हो। ये तो वो ऐसी जो है मैं समझती हूँ कि सियासी पार्टी है जिसको अवाम का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। यानी कल मैंने देखा सानिया निश्तर साहिबा की एक ट्वीट देखी कि जी उन्होंने एक ऐप जारी कर दी है पनाहगाह के लिए, और जो है लंगते के बताएं कि जो मुस्तहिक अफराद है, जो भूखे हैं, जो इस हद तक गरीब हैं कि उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो पहले स्मार्टफोन खरीदेंगे, फिर जो है उसके लिए जो है वो डाटा लेंगे, चार्ज लेंगे, उसके बाद उस ऐप को जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एक वक्त की रोटी कहाँ से मिलती है और जो है एक रात को खर्च पाने को छत कहाँ से मिलेगी। यानी ये कारकर्दगी है 2 साल के बाद इस हुकूमत की। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने से आपके दिल में अवाम का एहसास नहीं जागेगा, ना ही आपका शऊर जागेगा। अब आपके सवाल की तरफ बात लंबी हो जाएगी। देखिए बात यह है कि पहले दिन से हमने इनको बताया, मैं इसलिए मुख्तसर टाइम बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि तीनों पार्टिसिपेंट का हो जाए बात। बहुत मुख्तसर बता रही हूँ कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ उसी वक्त है जब आप कंटेनर से नीचे उतर आए। जिस दिन ये कंटेनर से नीचे उतर आ गए, एहसास हो गया कि इनकी कौमी जिम्मेदारी क्या है, इनको ये पता लग गया कि ये अकेले अफलातून नहीं है, इनको ये पता लग गया कि कौमी यकजहती इंपॉर्टेंट है, इन्हें ये पता लगा कि पार्लियामान को तौकीर और इज्जत देनी है, उस दिन हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये 2 साल के बाद भी आज कंटेनर पे खड़े हुए नारे लगा रहे हैं। तो कंटेनर पे आप कह रहे हैं कि अभी तक मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से मैं आखिर में बात करूंगा। चौधरी साहब, ये कंटेनर वाला मामला कह रहे हैं, लेकिन कोई हल है चौधरी जाफर इकबाल साहब? जी बिल्कुल दोस्त साहब, जमहूरियत के अंदर आइन और कानून के अंदर हर चीज़ का हल मौजूद है। 2-3 चीज़ों जो डॉक्टर साहब ने जिक्र की वो मैं करके फिर हल भी आपको बताता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर, टाइम बड़ा मुख्तसर में इसलिए जाऊंगा डॉक्टर साहब, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर की गई तकरीर नहीं, जब आप नून लीग में थे और कंटेनर पे जो तकरीरें की गई, जब बिल जलाए गए, शार्ट मौक़िफ़ सुन लेते, जो बिल जलाए गए, आप उन तकरीरों को भी सामने रखें और आज कहिए लोगों को कि महंगी बिजली हो गई, वजीर आज़म चोर है, बिल जला दीजिए। फिर आपने कहा कि बैन अल-क़वामी सतह पे बहुत आपके पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है। ड्राइवर बनने से इमेज बेहतर नहीं होता, अपने मुल्क के अंदर लोगों को बाइख्तियार करने, रोज़गार देने से और ख़ुद मुख्तारी का जो है वो झंडा लहराने से आपको जो है ना इज़्ज़त मिलती है। आपने कहा कि इसहाक डार साहब की एक पॉलिसी थी और एक हफीज़ शेख साहब की। हफीज़ शेख साहब की नहीं, परवेज़ मुशर्रफ साहब की वो थी। फिर हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी में आए, फिर आज वो PTI के साथ हैं। वो पॉलिसी किसी और की है, आपकी नहीं है। आप उस पॉलिसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। आपके असद उमर से उन्हें निकाल दिया गया। आपने हल पूछा है मुदस्सर साहब, बिल्कुल हल है। जब आप काम नहीं कर पा रहे, आप जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं आप उसे तबाही के दाने पे ले जाते हैं। तो बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म के इख्तियारात में से एक इख्तियार है कि वो असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात के लिए कह सकते हैं। जब आपसे नहीं चल रहा काम तो आप अवाम के पास ये वाला काम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखे आइन के अंदर मौजूद है ना, वजीर आजम का इख्तियार है, सही है, लेकिन वो मौजूद है, वजीर आजम नहीं करेंगे। वो कह रहे बिल्कुल ठीक चल रहा है, अगर मुल्क ठीक नहीं चल रहा है तो असम्बलियां तहलील -1 तमाम तर चीजें डॉक्टर रमेश कुमार साहब वो नहीं होंगी। इमरान खान ने कहा, किसी और ने नहीं कहा, इमरान खान साहब ने खुद कहा -1। जी हाँ जी डॉक्टर साहब। मुदस्सर साहब, अभी देखें मैंने दोनों गेस्ट की बात सुनी। पहली चीज़ तो ये कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट क्या है, 1,70,00,000 वोट लिए हैं। हर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है, अगर उसके अंदर कुछ खामियां हैं तो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के ज़रिए होंगी बेहतर, तो आप उस एंगल के ऊपर जाएं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को कम से कम मैं तो हमेशा उसको वेलकम कहता हूँ। एहसास प्रोग्राम को हमारी बहन ने क्रिटिसाइज़ किया। कल हमारी फाइनेंस की मीटिंग थी, एहसास प्रोग्राम की, सानिया निश्तर ने ब्रीफिंग दी, सारे लोग मौजूद थे, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, हर बंदे ने उसको अवॉइडन का, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक है, उसके अंदर 10 प्रोग्राम है। एहसास प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम है और उसका इसको बहुत बढ़ाया गया है। और उसको सारे वहाँ पे जो असेंबली में बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके इस प्रोग्राम से सेटिस्फाई हैं। आप टीवी पर बैठ के उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज करें कि ये एहसास प्रोग्राम ये 1,60,00,000 लोगों को जो है वो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से अकोमोडेट करना, जो आपने मोबाइल की बात की उसका भी हल निकाला है।
के ऑफिस के जरिए, वॉलंटियर्स के जरिए कैसे उनको करना है, सारी ये रिफॉर्म जो आता है, ये तरीका जितना आगे बढ़ता जाता है उतना आता है पॉजिटिव के। अगर आपने इतने एमएनएस के नाम चौधरी साहब ने गिनवाए, अगर चौधरी साहब इतने ही कॉन्फिडेंट है कि हमारे साथ एमएनए नहीं है, आप तमाम तर चीजें हो सकती हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर उमेश कुमार साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साहर कामरान साहब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।